नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसे इंग्लिश में लेटर वैदिक पीरियड भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसलिए इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कीजिए। तो इस मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि उत्तर वैदिक काल में अब क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। और हमने देखा था कि जो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 1500 से 1000 BC का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड को हम किस नाम से जानेंगे, वैदिक काल के नाम से जानेंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि इसे वैदिक काल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस समय के जो इतिहास की रचना की जा रही है उसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है ऋग्वेद। और इसे उत्तर वैदिक काल क्यों कहेंगे, इसे उत्तर वैदिक काल इसलिए कहेंगे क्योंकि इस समय के जो इतिहास की रचना की जा रही है तो उसके लिए वेदों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इस ऋग्वेद के अलावा जो 3 नए वेद हैं, कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनके माध्यम से क्या किया जा रहा है, उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है उसको लिखा जा रहा है ना। इन तीनों के अलावा फिर किसका यूज़ किया जा रहा है, ब्राह्मण ग्रंथों का भी यूज़ किया जा रहा है। तो इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, इस समय का जो इतिहास है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसलिए इस काल विशेष को क्या कहा जाता है, इस काल विशेष को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से इस काल के इतिहास की रचना की गई है। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ा चेंजेस आया वो ये आया कि अभी तक जो ऋग्वेदिक काल है उसमें आर्य कहाँ तक पहुँचे थे, तो ये हमने बताया था सप्तसंध्र प्रदेश तक पहुँचे थे, है ना। सप्तसंध्र प्रदेश मतलब जहाँ पर सिंधु और कोई सहायक नदियाँ बहती हैं, तो वो क्षेत्र विशेष कौन सा हो गया, वो क्षेत्र विशेष हो गया पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र विशेष हो गया। तो अब उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का जो विस्तार है वो पूर्व दिशा की ओर होगा। और अभी कहाँ तक पहुँच जाएंगे, सदानीरा, है ना, सदानीरा या गंडक नदी तक पहुँच जाएंगे। ठीक। इस बात की पुष्टि कैसे होगी, तो इस बात की पुष्टि होगी सतपथ ब्राह्मण से। सतपथ ब्राह्मण में कथा आता है, कहानी है विदेथ माधव की। और इसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि जो आर्य हैं अब जो उसका विस्तार है पंजाब हरियाणा से आगे की तरफ हो रहा है, मतलब पूर्व दिशा की ओर है। और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, वो पहुँच जाएंगे गंडक नदी तक। तो अब उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है वो कहाँ तक हो गया, इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया, है ना, पंजाब शामिल हो गया, हरियाणा शामिल हो गया, है ना। तो इतने सारे जो जोग्राफिकल रीजन है उसके बारे में हमारे को अच्छे से ज्ञान हो चुका है। लेकिन अभी भी वो मगध और अंग जिस तरफ स्थित है, सदानीरा या गंडक नदी के उस तरफ मगध अंग इस जो क्षेत्र है, हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में महाजनपद काल में। उस समय तक जो आर्य हैं, मतलब उत्तर वैदिक काल तक के जो आर्य हैं वो पहुँच नहीं पाए हैं। इसलिए उस क्षेत्र विशेष के, अभी क्षेत्र विशेष के लोगों क्या कह रहे हैं, व्रात्य कहते हैं। क्या कहते हैं, व्रात्य कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, व्रात्य कहते हैं। कि किन लोगों को, जो गंडक नदी के दूसरी तरफ निवास करते थे, उन्हें क्या कह रहे हैं, व्रात्य कह रहे हैं, है ना। और जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड मैं बता दूं, मैं इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल है। ठीक है। तो अब ये कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये पहुँच गए हैं अब गंडक नदी तक पहुँच गए हैं, जिसे क्या कहा गया है, ग्रंथों में, ब्राह्मणों में क्या कहा गया है, सदानीर कहा गया है ना। तो अब आर्यों का विस्तार कहाँ तक हो चुका है, गंडक नदी तक हो चुका है, मतलब उत्तर प्रदेश तक अब क्या हो चुके हैं, वो पहुँच चुके हैं। तो उसकी वजह से अब क्या चेंजेस आएगा, हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था कि ऋग्वेदिक काल में जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, जन थी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा, वो जनपद हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आर्यों का लगातार क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो विस्तार होने की वजह से इनके द्वारा जो ऑक्यूपाइड एरियाज़ हैं, जिन एरिया पर कब्जा कर रहे हैं, वो जन की अपेक्षा ज़्यादा बड़े होंगे। तो इसमें से जो कुछ होंगे वो प्रमुख होंगे, जैसे कि कुरु और पंचाल अभी क्या कहलाएंगे, जनपद कहलाएंगे। इससे पहले हम किसके बारे में पढ़ते थे, जन के बारे में पढ़ते थे। और जन कौन कौन से थे, हमने देखा था पंचजन फेमस थे। तो उसमें अनु, तुर्वस, भरत, इन सब जनों के बारे में पढ़ते थे। किस काल में, वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में जन का स्थान कौन ले लेगा, जन का स्थान ले लेगा जनपद। ठीक। और फेमस जनपद कौन कौन से हो जा रहे हैं, कुरु और पंचाल। ठीक है।
तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आया उत्तर वैदिक काल में। अब जन की जगह किसका प्रयोग कर रहे हैं, जनपद का प्रयोग कर रहे हैं। अब जब हम उत्तर वैदिक काल से जब आगे बढ़ेंगे तो ये जनपद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जनपद कन्वर्ट हो जाएंगे महाजनपद में। ठीक, ये कब की घटना होगी, 6th सेंचुरी BC के आसपास की घटना होगी। और अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो जन है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, जनपद में कन्वर्ट हो चुका है। और इस समय जो प्रमुख जनपद है कौन से हैं, कुरु और पंचाल जैसे जो क्षेत्र विशेष है वो एक प्रमुख जनपद है ना। अब देखते हैं इस समय के राजनीतिक संगठन के बारे में समझते हैं हम। तो इस समय के जो राजनीतिक संगठन है उसकी जो जानकारी को जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक, ऐत्रेय ब्राह्मण समय उस समय के राजनीतिक संगठन के बारे में बहुत हद तक जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलेगा कि अब राजा का पद क्या हो चुका है, वंशानुगत हो चुका है ना। अब राजा का पद क्या हो चुका है, वंशानुगत हो चुका है। इससे पहले हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि राजा को चुनाव होता था, और चुनाव कौन करता था, सभा और समिति के माध्यम से होता था। और राजा को क्या कहा जाता था, जनस्य गोप कहा जाता था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में क्या हो चुका है, राजा का पद वंशानुगत हो चुका है ना। ठीक, और हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था ना कि राजा को क्या बोल रहे हैं, जनस्य गोप कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये बड़ी बड़ी उपाधियां लगाने लग जाएंगे, कौन, जो राजा होगा। क्या क्या, जैसे राजाधिराज, सम्राट, एकराट, विराट, ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लग जाएंगे। कौन धारण करने लग जाएंगे, राजा धारण करने लग जाएंगे। ठीक है, और हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जो जनता राजा को सेवा के बदले जो गिफ्ट दे रही है उसे क्या कहते थे, जो कर देता था उसे क्या कहते थे, बलि कहते थे। और बलि क्या था, अभी तक ऐच्छिक था, है ना। देने का मन है तो देंगे और नहीं देने के मन है तो नहीं देंगे, एक पूरी तरह से ऐच्छिक था। लेकिन जब इस काल विशेष में हम पहुँचते हैं, उत्तर वैदिक काल में पहुँचते हैं, तो जो बलि अभी तक ऐच्छिक है वो क्या हो जाएगा, अनिवार्य स्थिति को ग्रहण कर लेगा। मतलब आपको बलि देना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा आप चूंकि राजा का पद वंशानुगत हो जा रहा है, तो राजा का पद वंशानुगत हो जाने की वजह से अब इस टाइम पीरियड में, इस काल में बड़े बड़े क्या होंगे, यज्ञ होंगे। ठीक है, बड़े बड़े यज्ञ होंगे, जैसे कि राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होंगे। और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से कामना की जाएगी कि राजा के अंदर क्या आ चुका है, एक देवीय शक्ति आ चुकी है इस यज्ञ के माध्यम से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब राजा का पद वंशानुगत हो गया है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि एक देवी शक्ति को धारण करने वाला व्यक्ति है, और इसलिए राजा की बात को माना जाना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े यज्ञ यहाँ पर चालू हो जाएंगे, जैसे कि राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ चालू हो जाएंगे। और इस यज्ञ के माध्यम से कामना की जाएगी कि राजा के अंदर क्या आ चुकी है, एक देवीय शक्ति आ चुकी है। किसके माध्यम से कामना की जाएगी, इन यज्ञों के माध्यम से कामना की जाएगी। ठीक, तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आया किसमें, उत्तर वैदिक काल में। चूंकि अब बलि क्या हो चुका है, अनिवार्य टैक्स हो चुका है, अनिवार्य कर हो चुका है। तो अनिवार्य कर होने की वजह से और साथ में क्षेत्र विशेष में वृद्धि की वजह से, मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या था, जन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया है, वो जनपद हो गया है। मतलब क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, इसकी वृद्धि हो रही है। साथ में अब बलि क्या हो गया है, कंपलसरी टैक्स हो गया है। तो इसकी वजह से अब राजा क्या कर पाएगा, अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर पाएगा। और ये जो अधिकारी हैं राजा के प्रशासन में क्या करेंगे, सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। तो इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है रत्नीन कहा गया है। ठीक, इसके बारे में पता कहाँ से चलता है, इसके बारे में पता चलता है यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है। किसके बारे में, कि जो राजा है अब उसका सहयोग करने के लिए कौन लोग हो रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो रहे हैं। और इस प्रशासनिक अधिकारी क्या कहा जा रहा है, रत्नी कहा जा रहा है या रत्नीन कहा जा रहा है। ठीक, और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 12। ठीक, तो सबसे प्रमुख स्थान किसका है, पुरोहित का, है ना। ये बड़े बड़े यज्ञ करेगा और राजा के अंदर देवी शक्ति को धारण करने की बात कहेगा, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करेगा। उसी तरह से सेनानी, सूत जो कि राजा का सारथी होगा, ग्रामणी जो कि ग्राम प्रधान होगा, इसके अलावा भागदूत, और ये क्या होगा, कर संग्रह करता होगा, संग्रहित्री ये क्या होगा, कोषाध्यक्ष होगा, रथकार ये क्या होगा, रथ का निर्माण करता होगा, और गोवी कर्तन तो ये क्या होगा, जंगल विभाग का प्रधान होगा, और महिषी मुख्य रानी। तो इस तरह से हमारे पास 12 रत्नीन होंगे और 12 रत्नीन क्या करेंगे, राजा को प्रशासन में सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक, और सभा और समिति का जो रोल ऋग्वैदिक काल में है तो वो रोल अब कहीं ना कहीं कम होते जाएगा।
है ना। सभा और समिति का रोल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो राजा का पद है वो कैसा हो चुका है, वंशानुगत हो चुका है, और वंशानुगत होने की वजह से राजा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होते जा रहा है। तो इसके लिए अब क्या है, सभा और समिति की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इससे पहले क्या करता था सभा और समिति, राजा का चयन करता था, है ना। तो इस काल में, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का रोल कम होने लग जाएगा, और बाद के हम समय में देखेंगे कि सभा और समिति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक संगठन के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।